अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग और इसके ऑब्जेक्टिव्स समझेंगे अपन। अच्छे, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छे, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो हमको बताता है कैश का फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो और आउटफ्लो। थ्री डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटी से कैश का जो फ्लो हुआ है यानी कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो वो बताता है बच्चे हमको कैश फ्लो। इट इज ए स्टेटमेंट दैट शो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड मींस वन अकाउंटिंग पीरियड। इस लास्ट अकाउंटिंग ईयर का आपको जो डेटा दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और जो करंट ईयर में दिया गया है आपको, तो उस आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो और कंपेयर करके एक स्टेटमेंट बनाते हो जिसको कैश फ्लो। तो सिर्फ कैश की पोजीशन बता, कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड। जैसे तुम 31 मार्च 2023 के एंड में बना रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो तुम्हें 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो कैश का फ्लो हुआ है उसको बताएगा। यानी कि इट इज अ स्टेटमेंट दैट शो द इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड। इनफ्लो आर दोज ट्रांजैक्शन दैट इंक्रीज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्फो मींस कैश और कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्लो। और आउटफ्लो का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शन जिनसे कैश और कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज होता है, तो अपन बोलते हैं आउटफ्लो। सच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो होगा आंसर। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर आता है, तो AS3। अपन जो AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ये आप प्रिपेयर करते हैं, इसके अंदर आप 3 हेड्स बना 3 हेड्स में डिवाइड करते हैं। पहला हेड होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा हेड होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा हेड होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। ओके, आ गया। इससे सिंपल हो नहीं सकता, इससे सिंपल नहीं हो सकता। इट इज ए स्टेटमेंट दैट शो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश and cash equivalent during the period. Inflow are those transactions that increase the cash and cash equivalent, and outflow are those transactions that decrease the cash and cash equivalent. Okay, such a statement is prepared in accordance with the accounting standard 3 revised on cash flow statement. accounting standard 3 का नाम क्या है, cash flow. As per this accounting standard, cash flow are so under the following 3 heads. First, cash flow from cash flow from operating activity, cash flow from investing activity and cash flow from financing activity. Objective of cash flow statement. एक कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर, आप एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्यों प्रिपेयर करते हैं, फर्स्ट टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइजेस। बच्चे, आप डिटरमाइन करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को बना के कि जो कैश का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो सोर्स है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक एंटरप्राइजेस के का पता करते हैं, सोर्स का पता करते हैं, सोर्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या डिटरमाइन करते हैं, सोर्स में स्रोत, स्रोत क्या है, कहां से आया ये पैसा, कहां से आएगा पैसा, और इन तीनों डिफरेंट एक्टिविटी में पता करते हैं अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। दूसरा, टू डिटरमाइन द एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वहां पे सोर्स की बात हुई थी, यहाँ पे एप्लीकेशन की बात हो रही है। एप्लीकेशन मींस होता है, एप्लीकेशन मींस क्या होता है, यूज।
determine the application of cash and cash equivalent for operating, investing and financing activity of the enterprises. Okay. And third, to determine the net change in cash and cash equivalent. जब बनाते थे ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, लास्ट में तीनों का एडजस्ट करते थे तो क्या निकलता था, नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. टू डिटरमाइन net change in cash and cash equivalent due to cash inflow and outflow for operating, investing, financing activity of the enterprise that take place between the two balance sheet dates. दो बैलेंस शीट डेट्स के बीच में जो आपको डेटा दिया होता है उसी के बेसिस पे तो आप पता करते हैं क्या चेंज हुआ है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया तुम्हारा तैयार. व्हाट इज मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव्स. अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑब्लिक यूजेस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो. बच्चे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का क्या यूज है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट हम किस पर्पस से बनाते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है. प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल फॉर फॉलोइंग रीजंस. जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं वो आपको हेल्प करता है इन कारणों से आप बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. कारणों के लिए, कारण मीन्स तुम्हारे कुछ पर्पस होंगे उसके लिए तुम बनाते हो क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट. क्या कारण हो सकते हैं. फर्स्ट, टू हेल्प शॉर्ट टर्म प्लानिंग. शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है ना अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए. शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आप क्या करते हो, कैश का पता करते हो, भाई कैश कहाँ से आएगा, कैश कहाँ खर्च होगा, ये आपको इजीली जाती है इसकी इंफॉर्मेशन. कहाँ से, कैश फ्लो. इट हेल्प इन प्लानिंग इन्वेस्टमेंट and assessing the financial requirement of the enterprise based on information provided in the statement about the source and applications of cash and cash. Second, to assess liquidity and solvency. Means current assets और current liability पोजीशन है ना, और solvency means क्षमता यानी कि पेमेंट करने की कैपेबिलिटी. It helps in identifying the ability of the enterprise to meet the liability on time. मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट से मालूम पड़ जाता है कि एक जो कंपनी है वो अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट करने में कितना अवेल है, मीन्स समर्थ है. ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट से. टू मैनेज कैश एफिशिएंटली. जो कैश है ना उसको अपन तरीके से खर्च कर पाते हैं, तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तरीके से उसका यूज करते हैं. It provide information about the cash position by reflecting either a surplus of cash or a deficit of cash in statement. इससे मालूम पड़ जाता है अपने पास कैश ज्यादा है या कैश की कमी है. यदि कैश ज्यादा है तो उसको अपन इन्वेस्ट करते हैं, और कैश की कमी है तो उसके लिए अपन अरेंजमेंट करते हैं, फंड के लिए ऐसा अरेंज करते हैं कहीं से. किससे मालूम पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट. यदि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सरप्लस है तो उसको पैसे को इन्वेस्ट करो, ब्याज मिलेगा और पैसा बढ़ जाएगा. और डेफिसिट है यानी कि कमी है, उस पैसे कमी आ रही है, डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है, तो भैया अरेंज करो पैसा. कहां से अरेंज कर सकते हो, फंडिंग कर सकते हो. टू जस्टिफाई कैश पोजीशन. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ऑल द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो व्हिच रिजल्ट इन द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ कैश फॉर एन एंटरप्राइजेस. कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं अपन, कैश इनफ्लो लेते हैं, कैश आउटफ्लो लेते हैं, उससे अपन क्या निकालते हैं, नेट रिजल्ट निकालते हैं. नेट रिजल्ट क्या होता है, सरप्लस या डेफिसिट. ओके, सिंस ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस आर प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट. जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं वही तो प्रेजेंट होते हैं किसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में. नॉन कैश ट्रांजैक्शन को तो अपन लिखते नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट में. इट बिकम्स इजी टू आइडेंटिफाई द आइटम विच इंक्रीज और डिक्रीज द कैश बैलेंस. और आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से कैश ट्रांजैक्शन से कैश इंक्रीज हुआ है और कौन से डिक्रीज हुआ है. कैश की पोजीशन जस्टिफाई कर सकते हैं. ये हो गया तुम्हारा क्या, पर्पस, यूजेस और इंपॉर्टेंस, नीड्स. फर्स्ट क्या था, टू हेल्प शॉर्ट टर्म प्लानिंग. दूसरा, टू असेस लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी. तीसरा, टू मैनेज कैश एफिशिएंटली. और थर्ड लास्ट था, टू जस्टिफाई कैश पोजीशन. नेक्स्ट है बच्चे, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. बच्चे, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स आर नॉट, को पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपन सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन इग्नोर कर दिए जाते हैं.
बाहर वाले ट्रांजेक्शन कैश इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, उनको अपन रिकॉर्ड ही नहीं करते कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, नॉन कैश ट्रांजेक्शन आर नॉट कंसीडर्ड इन द प्रिपेयरिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सेकंड, नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो तुमको क्या बताता है, प्रॉफिट और लॉस। यस, तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट समझते हो, पूरक, मतलब उसके स्थान पर, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट नहीं बना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से काम चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो ये लिमिटेशन है किसकी, कैश फ्लो स्टेटमेंट की। ये सब्स्टिट्यूट नहीं है किसका, इनकम स्टेटमेंट। कैसे नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट। तो अपन सब्स्टिट्यूट की तरह यूज नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो इनकम स्टेटमेंट होता है ना, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आप बनाते हैं एक्रूअल बेसिस। यानी कि यदि एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है, चाहे वो पेड हुआ हो चाहे नहीं हुआ, उसे रिकॉर्ड करते हो एज ए एक्सपेंस। ऐसे ही बच्चे, रेवेन्यू तुमने अर्न की है, चाहे वो रिसीव हुई हो चाहे ना हुई हो, तो उसको रिकॉर्ड करोगे एज अ रेवेन्यू एक्रूअल। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है कैश बेसिस। इस पर कैश बेसिस, कैश बेसिस का मतलब कैश मिला है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, कैश गया तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। यदि कैश किसी ट्रांजेक्शन से आया या गया नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैसे हो सकता है ये इनकम स्टेटमेंट का सब, नहीं हो सकता ना, तो ये इसकी लिमिटेशन। अगली लिमिटेशन है बच्चे, नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का भी सब्स्टिट्यूट नहीं, ये सिर्फ कैश की पोजीशन बताता है, और भी तो असेट्स होती है, पोजीशन थोड़ी बता देता है। Cash flow statement do not show the financial position of enterprise and therefore cannot be used as substitute of balance sheet. फाइनेंशियल पोजीशन नहीं मालूम पड़ती किससे, कैश फ्लो, ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता किसका, बैलेंस शीट का। हिस्टोरिकल इन नेचर, हिस्टोरिकल इन नेचर, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं ना, किसके बेसिस पे बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेटा दिख रहा है तुमको, सब क्या है, वो रिकॉर्डेड है पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है वो। का नेचर कैसा हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, पहले से ही रिकॉर्ड है, कोई नया थोड़ी काम किया तुमने, रिकॉर्डेड है, उसी को तुमने रीअरेंज कर दिया एक स्टेटमेंट में। तो ये क्या है, हिस्टोरिकल नेचर का होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंड हेंस इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड कैश बजट। कैश फ्लो एंड कैश बजट, बजट पढ़ा होगा तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स में, क्या होता है बजट। बजट में अपन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल फिगर्स में अनुमान लगाते हैं, न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड कैश बजट, अब समझ में आएगा तुमको। फर्स्ट है बच्चे पीरियड। कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है पास्ट और प्रीवियस ईयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर पास्ट और प्रीवियस ईयर, जो हो चुका है के लिए बनाया जाएगा। तो जो बजट होता है वो फ्यूचर पीरियड के लिए बनता है। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट बन गई उसी के बेसिस पे बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके हैं उनके बेसिस पे तो बना रहे हैं। तो ये क्या है, पास्ट में जो हो चुका है उसके बेसिस पे बन रहा है ये। और कैश बजट जो बनेगा वो फ्यूचर पीरियड के लिए बनेगा, फिर में हमारा कैसे मैनेजमेंट रहेगा कैश का। सेकंड है ऑब्जेक्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होता है इट शो द सोर्स ऑफ कैश एंड इट्स यूज इन लास्ट पीरियड, लास्ट ईयर में, यानी कि लास्ट ईयर में कैश का सोर्स यानी कि इनफ्लो कैसे हुआ था, और यूज मीन्स आउटफ्लो कहाँ हुआ था, ये पता चलता है। इस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं अपन, ये पता करने के लिए बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की सोर्स क्या था कैश का और यूज कहाँ हुआ लास्ट ईयर में। जबकि कैश बजट इट इंडिकेट्स फ्रॉम विच सोर्स एंड हाउ मच कैश विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। कैश बजट बनाते समय अपन ये सोचते हैं कि भाई कैश कहाँ से आएगा,
मतलब कैश का सोर्स क्या होगा, स्रोत क्या होगा, और हम उसे, और कहाँ से कितना मिलेगा हमें, कितना रिसीव होगा। नेचर कैश फ्लो स्टेटमेंट का, इट इज एनालिसिस ऑफ पास्ट फाइनेंशियल पोजीशन, ये पास्ट फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करता है। जबकि कैश बजट ये एस्टिमेट होता है, एस्टिमेट मीन्स अनुमान बताता है, एक्चुअल में थोड़ी है, वो तो एक्चुअल होता है, तो ये अनुमानित होता है, अनुमान लगाते हैं फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट है बच्चे क्लासिफिकेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी एक्टिविटीज होती है उनको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता कहाँ पे, कैश बजट। आगे समझे। अगला है तुम्हारा, एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऐसा ही होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इसका। अब डिफरेंस है बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। मीनिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट शो चेंज ऑन कैश पोजीशन बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ अ बिजनेस, है ना, लास्ट ईयर और करंट ईयर के बीच में कैश की पोजीशन में जो चेंज आया है उसको बताता है क्या, कैश फ्लो। जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है वर्किंग कैपिटल के चेंज, वो किसको बताता है, वर्किंग कैपिटल के चेंज, वो किसको बताता है, कैश पोजीशन। दूसरा ड्यूरेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर फॉर अ शॉर्टर पीरियड, यानी कि एक छोटे समय के लिए होता है, और ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, इसका पीरियड क्या होता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बच्चे, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बनता है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। यूजफुलनेस, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मोर यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग, अगर अपन को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, फंड फ्लो स्टेटमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। व्हाट इज मीन बाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग बताना है। okay? तो मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फर्स्ट सबसे पहले समझेंगे कैश का क्या मतलब, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या बना हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट अलग अलग है, पहले कैश का मतलब समझो, फिर किसका समझो, इक्विवेलेंट का, कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, कैश का मतलब है, कैश क्या इंक्लूड करते हैं, कैश इंक्लूड कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, दैट इज कैश एट बैंक। अच्छा, कैश का मतलब कैश इन हैंड से है, नगद है अपने हाथ में, और बच्चे डिमांड डिपॉजिट, जैसे अपना जो पैसा बैंक में जमा है, आप डिमांड करेंगे तुरंत बैंक दे देगी, तुम बोलो, हमारा पैसा जमा जो बैंक में हमारे अकाउंट में, पैसा क्या है, डिमांड डिपॉजिट है, तुम डिमांड करोगे मिल जाएगा, नहीं करोगे रखा हुआ है उसमें, यानी कि कैश एट बैंक। कैश का मतलब किससे, कैश और कैश एट बैंक से, कैश का मतलब है कैश और कैश एट बैंक से। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब, इट इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर readily convertible into non amount of cash which are subject to insignificant risk of change in value। अच्छे, इक्विवेलेंट में, कैश इक्विवेलेंट में हम इंक्लूड करते हैं शॉर्ट टर्म और हाईली लिक्विड इन्वेस्ट, हमें पता है वो कितनी रकम के हैं, और जब चाहेंगे हम तब वो उतनी रकम में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, उतनी रकम उनको बेच के हमें मिल जाएगी, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी रिस्क के। बात समझ में आई, हमारे पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, और वो हम जब चाहें तब जाएं और उसको क्या करा लें, उसको सरेंडर कर दें और पैसा मिल जाएगा हमको। एग्जाम्पल जरूर आते हैं इसके, कोई एग्जाम्पल बताओ, याद कर लेना अच्छे से, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल जैसे कि ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल और कॉमर्शियल पेपर, ये क्या है बच्चे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश रेडली, मींस जिनको अपन कैश में तत्काल क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करा सकते हैं। ओके, 10 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड करंट इन्वेस्टमेंट। भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है किससे, कैश से, कैश इन, कैश से, ओके, कैश बैलेंस मींस कैश एट हैंड, बैंक बैलेंस यानी कि कैश एट बैंक, और करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केट में सिक्योरिटी अपन क्या बोलते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज मीन बाई
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. व्हाट इज मीन बाई कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिफर टू रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइजेस. बच्चे ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसको करने से एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को क्या होता है, रेवेन्यू प्रोड्यूस होता है. जैसे हम रेडीमेड गारमेंट की दुकान कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो हम रेडीमेड गारमेंट को बेचेंगे, जिससे हमें क्या होगा, रेवेन्यू होगा. रेवेन्यू, रेडीमेड गारमेंट को बेचने से जो रेवेन्यू हो रहा है किस एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी उस एक्टिविटी को रिफर करती है जिससे हमको रेवेन्यू प्रोड्यूस होती है. ओके, इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट which operating activity have generated cash flow, maintain the operating and other types of need of the enterprises. बच्चे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना कैश लगेगा और कितना कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट होगा, ये सारी चीजें हमको मालूम पड़ती हैं इस एक्टिविटी. अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है. 3 बताओ और 3 आउटफ्लो के एग्जाम्पल. तो बच्चे कैश सेल्स, यदि कैश सेल्स करते हैं तो इनफ्लो होगा, उससे कौन सी एक्टिविटी में आएगा, वो ऑपरेटिंग. कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, तो जो डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं, उनसे कैश रिसीव किस एक्टिविटी में आएगा, रॉयल्टी. रॉयल्टी मीन्स किराया होता है. ओके, फीस, कमीशन, ये रिसीव हुआ है, ये किस एक्टिविटी में आएगा. और इन सभी ट्रांजेक्शन से कैश इंक्रीज होगा, इसको क्या बोल रहे हैं, कैश इनफ्लो. अब उधर की साइड देखो एग्जांपल, होगा आउटफ्लो, क्योंकि कैश उनसे क्या होगा, डिक्रीज. जैसे कैश परचेजेस, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को पेमेंट किया. पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पूछ रहे थे ना कि रेंट कहाँ जाएगा, सैलरी कहाँ जाएगा, तो क्या होगा, आउटफ्लो. कौन सी एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, तभी तो माइनस करते हैं इनकम टैक्स को, तो क्या होगा, आउटफ्लो. कौन सी एक्टिविटी में, याद करने पड़ेंगे 3 आइटम. अब नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज रिफर टू परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स and investment which are not held for resale purpose. Investing activity of an enterprise refer to purchase and sale of fixed assets. assets को बेचना है ना, इन्वेस्टमेंट को खरीदना, इन्वेस्टमेंट को बेचना. वो इन्वेस्टमेंट जो कि हमने रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीदे, इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदे. रीसेल पर्पज क्या होता है, खरीदे और हमने बेचे, वो क्या होता है, रीसेल पर्पज. इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदे. तो भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिफर करेगी, पर मीन्स इंडिकेट करेगी परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट को जो कि हमने रीसेल करने के लिए नहीं रखे हुए. अब बच्चे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एग्जांपल देखेंगे, इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है. फर्स्ट वाले समझते, कैश सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, असेट्स को बेचा तो क्या होगा, इनफ्लो. कैश सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचा नगद तो क्या होगा, इनफ्लो. इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इनफ्लो होगा. जब भी कैश इंक्रीज होगा इन आइटम से क्या होगा, इनफ्लो. किस एक्टिविटी में, इन्वेस्ट. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इनफ्लो. रेंट रिसीव प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ध्यान है अभी एक सवाल किया था अपन ने, बिल्डिंग किराए पे उठा दी अपन, किराया मिला अपन को, है ना. आउटफ्लो, जब कैश परचेज करेंगे फिक्स एसेट, टेंजिबल चाहे इनटेंजिबल, टेंजिबल या इनटेंजिबल. इनटेंजिबल का मतलब गुडविल, गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये भी खरीदते हैं, तो इससे क्या होगा, आउटफ्लो. कौन सी एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो उससे आउटफ्लो. ओके, व्हाट इज मीन्ड बाय कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. All those activities of an enterprise which result in the change in capital and borrowings are referred to as financing activity. अच्छा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें, वो सारी एक्टिविटी जिनसे चेंज होती है कैपिटल और बोरोइंग की,
कैपिटल और बोरिंग्स उधारियां जो नॉन करेंट लाइबिलिटी है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शेयर होल्डर फंड, है ना, शेयर कैपिटल क्या चेंज हो तो अपन क्या बोलते हैं, सब एक्टिविटी किस एक्टिविटी में रखेंगे, फाइनेंसिंग। जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, बाई बैक ऑफ शेयर्स, खुद शेयर्स खरीद लेना, रिडेम्पशन ऑफ लोन, डिवेंचर्स एटसेट्रा, ये सब एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं अपन इनफ्लो और आउटफ्लो के एग्जाम्पल। सबसे पहले इनफ्लो, इनफ्लो मतलब कैश, वो ट्रांजैक्शन जिनसे कैश, आउटफ्लो वो ट्रांजैक्शन जिनसे कैश, फर्स्ट है बच्चे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार, एट प्रीमियम और एट काउंट पर तो इशू, जब अपन इमीडिएट वाले शेयर्स तो शेयर तो डिस्काउंट पर इशू होते हैं, शेयर्स चाहे अपन ने कैश में इशू किए हो, चाहे इशू चाहे अपन ने प्रीमियम पर किए हो, चाहे कल अपन ने किए थे ना प्रीमियम, क्या कल, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से पैसा लिया, कंपनी को अधिकार होता है, पब्लिक कंपनी को पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते, क्या होगा इनफ्लो, है ना। रेजिंग बाई बोरिंग्स, जो अपन लोन लेते हैं ना, लॉन्ग टर्म लोन लें या शॉर्ट टर्म लोन लें, से अपन रेज करेंगे जो पैसा, किस एक्टिविटी में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो हुआ क्या इन। अब बात करते हैं आउटफ्लो की, बाई बैक ऑफ फ्री शेयर्स, बाई बैक ऑफ फ्री शेयर्स, है ना, बाई बैक मीन्स इक्विटी शेयर्स, जब मार्केट में प्राइस कम आ जाती है, अपने कम हो जाती है, कंपनी अपने शेयर्स को खुद ही खरीद लेती है ना, जब कीमत बढ़ेगी नुकसान नहीं होगा, फायदा हो जाएगा, के पास शेयर्स होंगे तो ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, बाई बैक ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका अपन पेमेंट करते हैं, का जो टाइम पीरियड होता है उस बाद प्रीमियम पर कर सकते हैं, पर भी करते हैं, नहीं ज़्यादा वैल्यू देते, कल दिया था अपन ने। सवेज में आता है कोई विवेक, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जिस तरह से अपन प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करते हैं उसी तरह से अपन डिवेंचर्स का भी रिडेम्पशन करते हैं। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, उधारियां होती हैं, लॉन्ग टर्म, है ना, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, अपन पेमेंट करते हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिवेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, शेयर्स इशू एक्सपेंसेस, सब क्या है बच्चे आउटफ्लो, किस एक्टिविटी में जाएंगे, याद करने पड़ेंगे ये सब, ये आते हैं एग्जाम में, क्या 8 नंबर पक्के हैं बिल्कुल। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ओके, 3 कैटेगरी बनाई गई है। फर्स्ट कैटेगरी में आप क्या लिख रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, स्टार्टिंग किससे करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम में एडजस्ट करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ठीक है ना, ऐड ऐड करते हो या लेस करते हो, है ना। और बच्चे इसके बाद प्रॉफिट क्या बन जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर इसमें ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, है ना, और लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अब ये स्टेटमेंट भी समझ में आ रहा होगा, पहले रट दे, जो मेडिकल नहीं करते उन्हें रटना पड़ता है, सब समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अपन लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड, है ना, नेट ऑफ टैक्स रिफंड है तो उसको माइनस कर देंगे उसमें। उसके बाद आपके सामने जो आएगा वो बोला जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, फिर माइनस करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, ठीक है, ऊपर जो माइनस हो गए थे उन्हें प्लस कर देंगे, प्लस हो गए थे उन्हें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर जो सामने आएगा वो बोला जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्रोसीड मीन्स रकम होती है ना, किसके बेचने पर रकम प्राप्त हुई आपको, एसेट्स को। परचेज ऑफ फिक्स्ड या इंटेंजिबल एसेट्स है ना, यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है प्लस माइनस इस एक्टिविटी का तो उसको प्लस माइनस कर देते हैं। इनको एडजस्ट करेंगे तो आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद नंबर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जैसे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म borrowings, रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इस कैटेगरी के। ऐसा कुछ है नहीं है, आप इतना में नहीं आते एक्स्ट्रा, लेकिन तुम्हें फॉर्मेट में तो याद करना पड़ेगा ना, प्लस माइनस करके ये आएगा। अब इन तीनों को अपन क्या करेंगे बच्चे, एडजस्ट करेंगे तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। उसमें अपन ओपनिंग बैलेंस को क्या करेंगे प्लस, क्या आ जाएगा क्लोजिंग या चैप्टर एंड तुम्हारा। अब इसके क्या रह गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब तुम कल थ्योरी लिख के आओगे इसकी, कल थ्योरी तुम कंप्लीट करके